अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसका टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी। यानी इसमें हमने देखना है कि फ़ंक्शन जो है ना वो कॉन्टीन्यूस किस तरह से होते हैं, और लिमिट्स को भी हम देखेंगे कि लिमिट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस किस तरह से होती हैं और डिसकॉन्टीन्यूस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आपने 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि कोई भी फंक्शन है, चाहे वो f(x) की फॉर्म में, g(x) की फॉर्म में, h(x) की फॉर्म में, नोटेशन कोई भी हो सकती है। हर फंक्शन कॉन्टीन्यूस तब होता है अगर वो इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि f(c) इज़ डिफाइंड। c क्या है यहाँ पे? c को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, c का आपने याद रखना है, c इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाए, डिफाइन हो, एक कंडीशन ये हो, और दूसरी ये कि आपके जो लिमिट है जिसमें x अप्रोच कर रहा है इस c की वैल्यू को, वो एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसका आंसर जो है ना वो ना तो अनडिफाइन होना चाहिए ना ही इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरी बात क्या है कि ये जो इस लिमिट का आंसर आएगा जिसमें आप f(x) यूज़ कर रहे हैं और ये वाला फंक्शन जिसमें f(c) यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, होगा ये भी f(x), बस आपने x की जगह c की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है, इक्वल आता है, तो ये तीसरी कंडीशन को फुलफिल करेगा। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं, तो उसमें आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है जी, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं कहलाता, फिर हम उसे डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर वो 2 फुलफिल कर रहा है, तीसरी फुलफिल नहीं कर रहा, या अगर 1 फुलफिल कर रहा है 2 नहीं कर रहा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकॉन्टीन्यूस। यानी तीनों का हर सूरत में पूरा होना ज़रूरी है। कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो किसी पॉइंट पे, इंटरवल है फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी, और इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन हर पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ओवर दिस इंटरवल। ठीक है, कॉन्टीन्यूस ओवर जो भी इंटरवल होगा वो हमने सामने लिखना है। और अगर फंक्शन जो है वो -∞ से +∞ के दरमियान सारी वैल्यूज़ के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, तो फिर उस फंक्शन को हम सिर्फ कॉन्टीन्यूस फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस ओवर इंटरवल होगा और ये सिर्फ कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। हाँ, एग्जाम्पल है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² - 4 ओवर x - 2। आप बताएं कि ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट करते हैं ना, तो इसका आंसर अनडिफाइन हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर 2 पुट करते हैं, इसकी जगह 2 पुट करते हैं, तो लिमिट जो है वो क्या हो जाती है? अनडिफाइन हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जैसे हमने ऊपर लिखा था, लिमिट x अप्रोच करता है c को, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। ठीक है, ऊपर हमने कहा था ना c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो वो पॉइंट जिस पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है वो कौन सा है? 2 है, क्योंकि यहाँ अगर 2 पुट करें तो 2 - 2 0 होता है, और अगर ओवर के नीचे 0 आ जाए तो हमारा आंसर अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आंसर अनडिफाइन है इसका मतलब है कि f(c) जो है वो डिफाइन नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा हमारा वो डिसकॉन्टीन्यूस कहलाएगा। अब एक और फंक्शन आपको दे दिया गया है यहाँ पे एग्जांपल में, g(x) इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 फंक्शंस हैं, x² - 4 और x - 2। हम तब यूज़ करेंगे अगर x की वैल्यू 2 ना हो। ठीक है, क्योंकि 2 पे तो 1 डिफाइन हो रहा है ना, तो 2 ना हो तब हमने इसको यूज़ करना है। यानी 2 से छोटी भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि वो लेस देन भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है 2 से वैल्यू। और दूसरा फंक्शन हमने तब यूज़ करना है अगर x की वैल्यू 2 है तो। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। अब हम देखते हैं कि लिमिट जो है वो x अप्रोच कर रही है 2 को, क्योंकि c की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी हुई है? 2 दी हुई है, तो x अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन हमने g(x) लिखा। अब पहला फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर और नीचे वाला फंक्शन हमने लिखा, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये हमने पहले भी काफ़ी लेक्चर्स के अंदर किया है कि x का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर्स के दरमियान जब माइनस आता है तो उसको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं, और नीचे जो x - 2 है ये एज इट इज़। अब यहाँ से देखें तो x - 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचता है हमारे पास? x + 2 बचता है। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करें 2, तो वो आ जाएगा 2 + 2 4। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर आया लिमिट के साथ, वो हमारा आंसर क्या आया? 4। लेकिन जो इक्वल टू है, यानी इक्वल टू वाला का मतलब है कि ये g(c) है, कि हमने इसके अंदर डायरेक्ट c पुट कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा था 3।
तो आंसर इक्वल तो नहीं आया ना, हमने कहा था लिमिट वाले का और सी वाले का दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो लिमिट वाले का आंसर हमारा 4 आ गया, जबकि हम अगर डायरेक्ट सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं इक्वल वाली तो उसका आंसर तो 3 दिया हुआ था। तो 4 और 3 क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है जी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई थी, एफ ऑफ सी डिफाइंड भी था, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इस पे आके वो फेल हो गया, दोनों आंसर्स डिफरेंट आ गए हमारे, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ कॉन्टिन्यूस। हमने शो करना है, हमने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखें, अगर हम इस x की जगह पुट कर देते हैं, अब देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई हमें, कोई इसके अंदर हमें c की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम c की वैल्यू को c के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें c की वैल्यू जैसे पीछे क्वेश्चन में 2 दी हुई थी ना, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ c पुट कर देंगे। ठीक है, आप देखें x अप्रोचेस टू c, ये वाला फंक्शन लिखा हमने इक्वल, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो लिमिट वाला फंक्शन है x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए हमने इस एक्स की जगह अगर सी पुट किया है तो इस दोनों एक्स की जगह भी सी पुट कर देंगे, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 ये होगा, और ये लिमिट वाला फंक्शन हमने इधर लिख लिया। तो अब देखें, अगर आप गौर करें तो सी की अगर वैल्यू यहाँ पे लेट कर लें कि 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी दोनों सेम नोटेशन के आ रहे हैं ना, जो भी वैल्यू हम सी की पुट करेंगे आंसर दोनों सेम देंगे, दोनों का इक्वल आंसर आएगा, तो इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, थ्योरम में हमारे पास पोलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो पोलिनोमियल्स होती हैं, पोलिनोमियल्स का मतलब है कि जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, जैसे इसमें देखिए 3 टर्म्स थी आपके पास, तो ये एक पोलिनोमियल है, तो वो कह रहे हैं कि पोलिनोमियल्स जो हैं वो क्या होती हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। एक और एग्जांपल है, हमसे कहा जा रहा है कि आप बताएं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये वाला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, उसका आंसर या तो प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है। तो प्लस आंसर तब आएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, क्योंकि हम 0 भी पॉजिटिव वाले में इंक्लूड करते हैं ना, नॉन नेगेटिव को हम 0 कहते हैं, तो ये नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो इसमें x की वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती हैं, और नेगेटिव x तब आएगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, लेस देन 0 हो तो वो नेगेटिव होता है। तो ये हमने खुद से फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है, हमने देखना है, बताना है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी दोनों इक्वल होने चाहिए, यही बताना है ना हमने। अब इसको इक्वल बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो हम कह देंगे कि c जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल आएगा, इस x की जगह हमने c पुट कर देना है ना। जैसे ऊपर देखें, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2x आ रहे थे, तो हमने इन दोनों की जगह c पुट कर दिया। इसके अंदर तो एक ही x आ रहा है ना, उसकी जगह c पुट करेंगे तो हमारा आंसर c आ जाएगा। यानी f ऑफ x अगर x था तो f ऑफ c यानी इस x की जगह c, तो इस x की जगह भी c आ जाएगा, वो हमारा आंसर c आ गया। अब देखें, तो अगर हम लिमिट वाला यूज़ करते हैं, एक हमें ये चाहिए, एक लिमिट वाला चाहिए, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने लिमिट वाला अगर निकालना है तो लिमिट हमने अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू c ऑन f ऑफ x। अब f ऑफ x हमारे पास क्या था, x की ये वैल्यू थी ना मॉड। ठीक है, तो अब इसको जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम पॉजिटिव वाला यूज़ करें ना फंक्शन, क्योंकि हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करें फ़िलहाल। तो हमने यहाँ पे प्लस x लिमिट ले ली। अब लिमिट x अप्रोचेस टू c है, इसकी जगह c पुट करेंगे तो हमारा आंसर फिर से c आ गया। तो देखें, लिमिट का और इसका दोनों का आंसर c आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना ऊपर वाला पार्ट ये कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरे को देखते हैं जिसमें c लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर c लेस देन 0 है, 0 से छोटा नंबर है, तो इस x की जगह जब हम c पुट करेंगे तो माइनस c आ जाएगा ना। तो f ऑफ c हमारे पास क्या आ गया, माइनस c। अब हमने लिमिट वाला फाइंड करना है। लिमिट वाले में आपने वही लिमिट का फॉर्मूला लिखा, x की हमने यहाँ पे मॉडुलस जब हमने ओपन किया तो अब हमने x की नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम लेस देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस x है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है जी, अगर f और g 2 फंक्शन हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनको ऐड करके जो आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर उन दोनों को हम माइनस करते हैं, f माइनस जी करें, तो जो आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर f डॉट जी करें यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर कॉन्टिन्यूस आता है। इसी तरह से अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं, f ओवर g करते हैं, तो भी आपका आंसर कॉन्टिन्यूस आता है। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में g वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं, यानी डिवीजन की फॉर्म में जो लिखे हुए होते हैं। अगर हमने उनको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखें एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एच ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखें हम अगर यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें, क्योंकि ऊपर वाला भी फैक्टराइज हो रहा है और नीचे वाला भी फैक्टराइज हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं? हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस तब होता है या डिफाइंड तब होता है जब ओवर के नीचे जो वैल्यूज़ है ना वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, ना ही आंसर इमेजिनरी आना चाहिए। तो इमेजिनरी तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू तो है नहीं, फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि ओवर के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे ज़ीरो किन वैल्यूज़ से आता है? हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स में डिवाइड करें इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी आप कर लें मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 5 आए। तो 3 2s are 6 होता है और 3 + 2 करें तो 5 आता है। तो हमने इस 5 की जगह 3 + 2 लिख लिया। अब ये जो बाहर माइनस था वो एज इट इज़ और इधर जो एक्स था वो भी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, जब माइनस ओपन करना है तो अंदर साइन चेंज होगा और ये जो एक्स है ये दोनों के साथ आ जाएगा, -3x और माइनस प्लस -2x प्लस 6। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 वैल्यूज से अलग कॉमन लेना है, अगली 2 से अलग कॉमन लेना है। इन दोनों में से जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर x -3 बचेगा। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर फिर x -3 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब x -3 दोनों में सेम आ रहा है, वो कॉमन लेके हम एक दफ़ा लिख लेंगे और पीछे बचेगा x -2। 2 फैक्टर्स आ गए। तो हम अब इसकी जगह उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ऊपर तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 9 और नीचे आ जाएगा x -2 इंटू x -3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सिवाय 2 वैल्यूज़ के। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 0 होगा, ओवर के नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 3 पुट करते हैं तो भी आंसर 3 - 3 0 होता है नीचे। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 और 3 अगर आप निकाल दें तो बाकी वैल्यूज़ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 2 या 3 हो तो फिर जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x = 2 एंड x = 3। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक और। अच्छा, जो थ्योरम्स होते हैं ना और डेफिनेशंस होती हैं ये आपके लाजमी MCQs में आती हैं और एज इट इज़ आती हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो इनको आपने अच्छे से देखना है, मिड टर्म के लिए भी और क्विज के लिए भी। थ्योरम है हमारे पास, इफ़ लिमिट g ऑफ x इज इक्वल टू l। अगर आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसका आंसर l आ रहा है और फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट l, देन लिमिट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ l। देखें हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट g ऑफ x इज इक्वल टू l पुट की ना, ठीक है। और अगर हम फंक्शन के अंदर f के अंदर एक और फंक्शन g ऑफ x लिख रहे हैं तो हमने अभी कहा कि ये g ऑफ x जो है उसकी लिमिट लें तो वो l आता है। तो ये f ऐसे ही रहेगा, लिमिट को आप अंदर ले जाएं g ऑफ x के साथ, ठीक है। f बाहर ही रखें और लिमिट को अंदर g ऑफ x के साथ ले जाएं। अब लिमिट g ऑफ x तो हमने कहा कि l के इक्वल होती है, तो ये f इंटू इस सारे की जगह हम l लिख देंगे तो वो इक्वल आ जाता है f ऑफ l के। एग्जाम्पल करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉड है 5 - x स्क्वायर है। यहाँ पे ना कंपोजिट फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको याद होगा अगर आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा है या डीकम्पोजिशन पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डीकम्पोज करना है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे देखें यहाँ पे मॉड है और 5 - x स्क्वायर है। तो अब देखें यहाँ पे कि मॉड वाला फंक्शन हम अलग ले लेते हैं, अंदर वाला फंक्शन हम अलग ले लेते हैं, ठीक है। इनर फंक्शन को हमने g ऑफ x को लिख लिया अलग 5 - x स्क्वायर, और जो बाहर मॉड था उसको हमने कह दिया f ऑफ x और इज़ इक्वल टू, जो भी इनर फंक्शन हम लिखते हैं ना उस पूरे की जगह आपने x लिख देना होता है। हमने इनर फंक्शन ये पूरा निकाला है ना 5 - x स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह आपने x लिख देना है, बाहर जो मॉड है वो वैसे ही रहेगा। अब हमने इसे कर लिया 2 हिस्सों में डिवाइड, यानी f ऑफ x जो है वो x है और g ऑफ x माइनस 5 - x स्क्वायर है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि अगर फंक्शन इस तरह से कंपोजिट फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते ना बीच में तो भी कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, लिमिट को मॉड के अंदर ले जाएं। बताने का मकसद यही था इनको अलग अलग करने का, ताकि आपको पता चले कि लिमिट को हम f की बजाय अंदर g के साथ लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा। तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, आप इसको उठा के मॉड के अंदर ले जाएं, ठीक है। ये लिखा हुआ था, हमने मॉड बाहर लिख लिया और लिमिट को मॉड के अंदर लिख लिया इस फंक्शन के साथ। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, 5 एज इट इज़ माइनस x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे किसको अप्रोच कर रही है, 3 को, तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 - 9 करें तो 4। अब आप इसका मॉड खोलें,
नेगेटिव अगर वैल्यू हो तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है जब आप उसका मॉड ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, आसान सा था, मतलब जैसे आप लिमिट अप्लाई करते हैं, बस ये है कि आपने पहले मॉड नहीं ओपन करना। ठीक है, आपने पहले लिमिट अंदर ले जानी है, लिमिट ओपन करनी है, बाद में मॉड ओपन होगा, क्योंकि पहले मॉड ओपन करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है हमारे लिए। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, इफ function g is continuous at point c and function f is continuous at point g of c, then composition f of g of x is equal to f of g of x। यानी जैसे हमने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े हैं ना पीछे, वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका उन्होंने रिवाइज करवा दिया कि अगर f कॉन्टिन्यूस है और g कॉन्टिन्यूस है, दोनों अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ में दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ से अगर आपको पूछा जाए ना, पेपर में ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताएं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं और डिसकॉन्टिन्यूस है तो कहाँ पे है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है, अगर ये जो सर्कल है ना ये फिल हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जिस पॉइंट पे सर्कल खाली होगा, उसको फिल नहीं किया हुआ, एम्प्टी सर्कल बनाया है, उसका मतलब है कि अब फंक्शन आपका यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हमारा ए के ऊपर सर्कल एम्प्टी है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ए। इसमें बी के ऊपर है तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट बी, और इसमें दोनों फिल हैं तो इसका मतलब है फंक्शन पूरे का पूरा कॉन्टिन्यूस है एट ए एंड बी। उसके बाद थ्योरम्स हैं आपके पास, अ फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट पॉइंट सी। अच्छा, अब यहाँ पे तीनों वही सेम चीज़ें जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ी हैं, तीन कंडीशंस पढ़ी थी ना हमने कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो और लिमिट और एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल है। ठीक है, अब यही सेम हमने तीनों पॉइंट्स लिखने हैं उस लिमिट के लिए जो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो फंक्शन लेफ़्ट साइड से होगा, इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो c होता है ना लिमिट में, x जिसको अप्रोच कर रहा होता है उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव यानी छोटा सा माइनस लगा देते हैं, जो कि हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये नेगेटिव आपने पुट नहीं करना होता इसके अंदर, जब आप सॉल्व करते हैं ना तो पुट नहीं करना होता, बस ये हमें निशानी के तौर पे होता है कि आपको पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी तरह से फंक्शन जो है वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर हम c के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लगा दें। तीनों कंडीशन सेम है, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो और लिमिट का आंसर एफ ऑफ सी के आंसर के इक्वल हो। बस आपने क्या फ़र्क है यहाँ पे कि आपने छोटा सा पॉजिटिव लगा दिया, जो कि हमें इस बात की निशानदेही कर रहा है कि फंक्शन जो है वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है। इसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो कर लिया। अब हम एक और थ्योरम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखें यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं यानी ए और बी शामिल हैं इसके अंदर। तो फंक्शन उस क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब कहलाता है, उसके लिए भी तीन कंडीशंस हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उस पूरे सारी वैल्यूज़ के अंदर, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए लेफ्ट साइड से भी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए राइट साइड से भी। यानी फंक्शन पूरे इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस हो, लेफ्ट साइड से भी कॉन्टिन्यूस हो, राइट साइड से भी कॉन्टिन्यूस हो। इसे हम कहते हैं कि फंक्शन उस पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 3, -3। देखें अब हमें इसमें ए और बी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, और वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने अप्रोच करना है किसको, 3 को, एक -3 से एक +3 से। अब देखिए अगर हम -3 से लेफ़्ट साइड से हम किसको अप्रोच करेंगे, -3 को, और राइट साइड से -3 को, क्योंकि ये इस साइड पे दिया हुआ है ना तो हमने इधर से जाना है, और ये इस साइड पे है तो हमने इधर से जाना है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, तीनों ये फाइंड करनी है ना हमने, पहले हमने देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट करते हैं जी एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स लिमिट एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने ये वाला फंक्शन पुट कर दिया और देखें कि यहाँ पे x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है। अब c की वैल्यू हमने यहाँ पे फ़िलहाल c ही पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि हम f ऑफ c निकाल रहे हैं ना, तो इस x की जगह आपने पुट कर देना है c, और लिमिट को हम अंडर रूट के अंदर ले गए हैं। अब c का स्क्वायर तो 9 माइनस c स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे f ऑफ c आ गया। ठीक है, आपने फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया। अब दूसरा हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से निकालनी है, हमने 3 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देना है।
लिमिट फंक्शन एज इट इज़। अब एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को, क्योंकि हमारी इधर वैल्यू तो सी की क्या है, 3 दी हुई है ना। यहाँ पे तो हमने जनरल फॉर्म सी यूज़ की, अब हमने सी की वैल्यू पुट करनी है जो कि 3 है। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट हमने अंडर रूट के अंदर लिखी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स की जगह हमने ये 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर। अब ख्याल रहे यहाँ पे 3 नेगेटिव क्या शो कर रहा है, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड है। आपने -3 नहीं पुट करना, आपने सिर्फ ये नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है जो कि यहाँ पे +3 है, ठीक है। क्योंकि हम जब लेफ्ट साइड से आते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 पुट करना है बस। और 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आ गया, और ये f(3) का आंसर आया क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 पुट की है। अब तीसरा हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, -3 आ रहा है। तो लिमिट जो है उसमें हम c की जगह -3 पुट करेंगे, ठीक है, -3। और ऊपर पॉजिटिव हमें ये बता रहा है कि ये राइट साइड से अप्रोच किया जा रहा है। f(x) की जगह उसकी वैल्यू लिखी, लिमिट हम अंडर रूट के अंदर मूव करवाते हैं, और इस x की जगह आपने ये 3 पुट कर देना है, -3 अब पुट करेंगे, ठीक है। -3 का स्क्वायर तो +9 होगा, और 9 माइनस 9 करेंगे तो दोबारा से 0 आ जाएगा। और इसमें हमने क्योंकि x की जगह पे -3 पुट किया है तो ये f(-3) का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि तीनों साइडों से, अगर हम c के हिसाब से बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तीनों पे ये डिफाइंड है। किसी में भी इसका आंसर ना तो अनडिफाइंड आया ना ही इमेजिनरी नंबर आया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, लेफ्ट और राइट को नंबर लाइन के ज़रिए समझना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमने -3 से 3 तक नंबर किए, अब 3 की तरफ हमने जाना है 0 से, तो हम किस साइड से जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड पे जब अप्रोच किया तो हमने 3 को अप्रोच किया, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमने +3 को यूज़ किया। और अगर हम 0 से राइट साइड पे आते हैं तो हम राइट साइड पे आते हुए किसको अप्रोच कर रहे हैं, -3 को, तो इसलिए हमने राइट हैंड लिमिट में -3 यूज़ किया, ठीक है। तो ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेना है, उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये नहीं करना कि डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको लेफ्ट में पुट कर देते हैं और पॉजिटिव है तो उसको राइट में पुट कर देते हैं, नहीं। देखें, पॉजिटिव को जाने के लिए आप उससे लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव की